हेलो गाइस, वेलकम बैक। जो टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं दैट इज क्लोनिंग वेक्टर्स पार्ट 2 एंड ऑफ कोर्स कंपीटेंट होस्ट। क्लोनिंग वेक्टर्स पार्ट 1 मेरे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा लिया। आई होप यू हैव सीन इट, आई होप यू हैव इवन अंडरस्टूड इट। मैंने वहां पर जो आपको पढ़ाया था मैं उससे आज आपको आगे लेकर जाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा याद कर ले, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड दैट द वेक्टर दैट वी यूज नॉर्मली दैट इज योर PBR 322 एंड ये PBR 322 में जो सिलेक्टेबल मार्कर हम यूज करते हैं दैट सिलेक्टेबल मार्कर इज योर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जी। व्हाइल एम्पिसिलिन की वजह से, एंटीबायोटिक की वजह से द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स दे डाई। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के मरने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हमारे ऐसे भी काम का बैक्टीरिया नहीं था। पर जब इस मीडियम में हम लोग टेट्रासाइक्लिन को ऐड करते हैं then what happens, the recombinant bacteria they die while the non-recombinant survive. इस तरह से हम recombinant and non-recombinant को एक दूसरे से अलग तो कर लेते हैं, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो बैक्टीरिया जो हमारे काम का है वो बैक्टीरिया आपका मर जाता है। So that is not a very good option. We did not like this option because it was very cumbersome. Cumbersome why? Because we needed to do plating, one with amphans with ampicillin, then with tetracycline, and then the bacteria died. तब हम लोग को पूरे ओरिजिनल पेट्री डिश में we had to identify कि किस कॉलोनी का बैक्टीरिया हमने ये वाला लिया था. So that entire process was very cumbersome. ठीक, इससे बचने के लिए हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ सेलेक्टेबल मार्कर में टेट्रासाइक्लिन की जगह एम्पिसिलिन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एम्पिसिलिन की वजह से हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मरता है जो मेरे ऐसे भी काम का नहीं था। हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के लिए सोचा क्यों ना हम इस सेलेक्टेबल मार्कर को रिप्लेस करें बाय अनदर सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ठीक, जिसकी वजह से हम रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग भी पहचान सके लेकिन मेरा बैक्टीरिया मरे भी ना, बिना बैक्टीरिया को मारे। उसके लिए हमने क्या किया, now we started using another plasmid, in that plasmid ampicillin resistant gene was there but the tetracycline resistant gene was actually replaced by Z gene. Z जीन से हमने क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि Z जीन एक ऐसा सेलेक्टेबल मार्कर जीन है जो एक्चुअल में हमें हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को एक दूसरे से अलग पहचानने में विदाउट किलिंग द बैक्टीरिया, राइट। अब आप में ऑफ कोर्स ये उत्सुकता, आई एम श्योर यू आर वेरी क्यूरियस टू नो हाउ दिस इज पॉसिबल बाय रिप्लेसिंग द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बाय द Z जीन। सो योर वेट इज ओवर, ठीक, because I'm just now going to explain you the same. देखिए अब ये है क्या, एक बार याद रखना बेटा, मैंने आपको एक बार बताया था while teaching you lactopron, that lactopron में there are 3 genes Z, Y and A gene. This is the same Z gene. तो आपको याद होगा the Z gene makes an enzyme called as beta galactosidase, right? ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, अगर आपको याद होगा ये करता क्या है, इट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नाउ दिस इज लैक्टोज, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो लैक्टोज है, दिस लैक्टोज इज एक्चुअली अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। Now chromogenic substrate का मतलब ये है, right, this is a chromogenic substrate, that means it, though it itself is colorless or white, ठीक है, but the product that it produces that is colored and the color of the product is blue, ठीक है। हमने यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को Z जीन से रिप्लेस कर दिया। This Z gene will produce enzyme beta galactosidase which will convert lactose into glucose and galactose. As a result, what happens? This lactose, which itself is colorless, when it is broken down, then the product it actually appears blue in color. अब ये आपका recombinant DNA टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्प करेगा, उसके लिए हम लोग क्विकली ये वाला डायग्राम को फिर से देखते हैं। अर्लियर हम क्या यूज करते थे, अच्छा इसमें एक जीन हमने क्या लिया है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और आपको पता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यूज करने से जब आप इस मीडियम में एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दे डाई while both the transformant, that is the non-recombinant and the recombinant are still living. तो इसके मर जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है
इसलिए हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को रखा। सेकेंड यहाँ पर जीन हमने क्या किया, Z जीन को लिया। Z जीन लेने से क्या हुआ, अब हमने टेट्रासाइक्लिन को यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब हमें इस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन डालने की जरूरत नहीं है। अब इस मीडियम में हम टेट्रासाइक्लिन की जगह हम इसमें डालेंगे लैक्टोज। हम इसमें टेट्रासाइक्लिन की जगह क्या डालेंगे, लैक्टोज। क्यों, अब यहां पर देखो, हमने अपना फॉरेन जीन यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज वो इंसुलिन जीन है, इसको हमने किस में डाला, हमने इसको Z जीन में डाला। जैसे हमने इसको Z जीन में डाला, ठीक, अब दो तरह के बैक्टीरिया होंगे जिसमें ये इंसर्ट कर गया। ठीक, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, जिसमें ये इंसर्ट कर गया उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। अगर इस विच वन इज दिस वन, ठीक है, इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट, जो यहां पर आपको दिख रहा है। तो अगर हमारा जीन यहां इंसर्ट हो गया तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में आप देखेंगे ये जो Z जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, दिस Z जीन विल गेट इनएक्टिवेटेड, इट इज इनएक्टिवेटेड, राइट। कोई डाउट, कोई शक नहीं, गुड, ठीक है। तो हम अपने जीन को यहां पर डालें तो दो बातें हो सकती है, सम plasmid may be recombinant. In recombinant, the Z gene will be inactivated. That means in them, the beta galactosidase gene will not be formed. ठीक, इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज में क्या लिखूं, यहां लिख देती हूं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम विल नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक, जो हमारा सेकेंड केस है, अगर हमारा फॉरेन जीन इसमें इंसर्ट नहीं हुआ, वैसे डीएनए को हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें तो क्या है, आपका Z जीन इंटैक्ट है। सो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें, नॉन रिकॉम्बिनेंट मैंने डबल टिक दे दिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट, या इसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दूं, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें मेरा Z जीन कैसा है, द Z जीन इज एक्टिव। ठीक, Z जीन is active, and if it is active तो यहां पर क्या होगा, the beta galactosidase will be formed, यहां पर it will be formed, यहां पर it will not be formed। ठीक है, अब यहां देखो, अब हम क्या करेंगे, इस कल्चर मीडियम में मैंने कहा था हम टेट्रासाइक्लिन की जगह क्या डालेंगे, लैक्टोज डालेंगे। ठीक, तो यहां पूरे में लैक्टोज है, ये तो मर गया, इसको आप भूल जाइए, यहां पर आपका लैक्टोज है। ठीक, ये कैसा बैक्टीरिया है जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन गया है। नॉन रिकॉम्बिनेंट जीन गया मतलब इसका Z जीन एक्टिव है। अगर Z जीन एक्टिव है इसका, राइट, तो ये क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, राइट। आपको पहले बताया था ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का कलर कैसा है, ब्लू। तो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसे अपीयर करेगी, दिस बैक्टीरियल कॉलोनी विल अपीयर ब्लू। व्हाई, बिकॉज इन देम द Z gene is active, so they are making beta galactosidase. Since they are making beta galactosidase, the lactose is getting converted into glucose and galactose, and we know that the color of glucose and galactose is blue. So obviously this bacterial colony, that is the bacterial colony of non-recombinant, will appear blue in color. Now look at this case. इस केस में हमारा क्या हुआ है, the Z gene has been destroyed because हमारा gene of interest इसमें अंदर में चला गया है, right? As a result, what will happen? They will not form beta galactosidase. If they do not form beta galactosidase, then what will happen? The lactose will not be broken. The lactose will not be broken into glucose and galactose. तो यहाँ पर lactose unbroken है, तो obviously इस बैक्टीरियल की कॉलोनी कैसी दिखेगी आपको, व्हाइट कलर की कॉलोनी दिखेगी। So बस by looking at the color of the bacterial colony, we can easily distinguish which one is a non-recombinant and which one is a recombinant one. I hope you understood it. मैं एक बार आपको clearly फिर से बता दूं, बहुत clear मैं आपको फिर से बता दूं, the Z gene रिवाइज कर रही हूं, will make an enzyme beta galactosidase. This beta galactosidase will convert what, lactose, शॉर्ट में लिख रही हूं, into glucose plus galactose. मैंने क्या बोला, this color colony is sorry, the lactose itself is colorless. मैंने आपको बताया it is white और colorless, and glucose and galactose का कलर कैसा है, ब्लू है।
ये हो गया ठीक। अब दो बातें होंगी, अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट हो गया, दो बातें होंगी, इफ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट गेट्स इंसर्टेड ओवर हियर, ठीक, देन कैसा बैक्टीरिया बनेगा, सॉरी डीएनए बनेगा रिकॉम्बिनेंट। वैसा बैक्टीरिया जिसमें रिकॉम्बिनेंट है उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, क्योंकि मेरा जीन इंसर्ट होने से ये जीन इनएक्टिव हो गया। अब हमने क्या किया, इस पूरे कॉलोनी को पहले तो एम्पिसिलिन डाला, बाद में इसमें हमने क्या डाला, वी पुट लैक्टोज इन दिस मीडियम, हमने लैक्टोज डाल दिया इस पूरे पेट्री डिश में। इस केस में क्या होगा, सिंस मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इसमें क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है, तो ऑब्वियसली द लैक्टोज विल नॉट बी ब्रोकन, सो लैक्टोज विल रिमेन एज लैक्टोज। और अभी मैंने बताया लैक्टोज कैसा है, कलरलेस, तो ऑब्वियसली इस बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसे अपीयर करेगी, दिस विल अपीयर कलरलेस, राइट, दिस विल अपीयर कलरलेस। अब हमने तो इस पूरे पेट्री डिश में लैक्टोज डाला था, इस केस में हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन कैसा है, it is active, the gene is active. As a result, what will happen, it will break down this lactose into what, it will break it down into glucose and galactose। और आपको पता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का कलर कैसा है, ब्लू, सो ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसे दिखाई देगी, ब्लू दिखेगी, राइट। सो जस्ट बाय ये बैक्टीरिया तो आपका मर गया था एम्पिसिलिन में, जो बचा हुआ दो बैक्टीरिया इनको हमने मारा नहीं, जिस बैक्टीरियल कॉलोनी का कलर ब्लू है हम समझ जाएंगे वो बैक्टीरिया में कैसा डीएनए इंसर्ट हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जिस बैक्टीरियल कॉलोनी का कलर कैसा है, कलरलेस है, व्हाइट है, हम समझ जाएंगे उस बैक्टीरिया में कैसा डीएनए का इंसर्शन हुआ है, दैट इज दैट ऑफ रिकॉम्बिनेंट। दस हम आइडेंटिफाई कर लेंगे दैट दिस बैक्टीरियल कॉलोनी ये मेरे काम का है, केवल इस बैक्टीरिया को हम एम्पलीफाई करेंगे ताकि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पलीफाई कर जाए, बाद में हम अपने जीन को इसी में एक्सप्रेस कराएंगे, बैक्टीरिया को मारकर हम अपना जीन प्रोडक्ट ले लेंगे, राइट। सो दिस एंटायर मेथड इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस टेक्निक को हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हम क्यों कहते हैं मैं पहले आपको बता दूं, इसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसलिए कहते हैं कि हमने यहां पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्टेबल मार्कर में इंसर्ट करके इस जीन को इनएक्टिव कर दिया, सच दैट the bacteria produce two colors, different colored colonies, which helped us identify the non-transformant from, the non-recombinant from recombinant without killing the bacteria. ठीक, so this process, this is called as insertional inactivation, very very important both for medical and board examination. So with that, this is over। जो मैंने पिछले क्लास में एक सवाल अधूरा रखा था कि बैक्टीरिया या मेरा काम का मर जाता है, आई एम नॉट हैप्पी, क्या इसका कोई विकल्प यानी कि ऑल्टरनेटिव है, तो यस देयर इज एन ऑल्टरनेटिव कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लगे हाथ मैंने जो आपको पढ़ाया है उसको हम लोग थोड़ा रिटन फॉर्म में भी देख लेते हैं, राइट। मैंने क्या कहा, यहां पर हम एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। These यहां पर जो हमने सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया है that is your Z gene, they use that gene uses a chromogenic substrate। यहां पर वो एंटीबायोटिक यूज नहीं करता, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करता है। The most common one which we use is the lac gene Z that codes for enzyme beta galactosidase। Insertion of alien DNA, यहां पर देखो बहुत अच्छा डायग्राम भी है, जब आप एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए या इस केस में जो मैं इंसुलिन बताती हूँ उसको अगर आप डाल देंगे जेड जीन में तो वो क्या करेगा, उसको इनएक्टिव कर देगा, thus prevents synthesis of enzyme beta galactosidase। the chromogenic substrate बनाएगा ब्लू कलर कॉलोनी कब, if the plasmid do not have insert, that means if they are non recombinant the color कैसा होगा, ब्लू, एंड कॉलोनी बैक्टीरिया का होगा व्हाइट अगर उस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है। दिस इनएक्टिवेशन ऑफ अ जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसको हम इस डायग्राम से भी समझेंगे। नाउ लुक एट दिस प्लाज्मिड, ठीक, इसमें हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला, दो बातें हो सकती है, या तो ये इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, यानी कि दो तरह का प्लाज्मिड बनेगा, वन कैन बी रिकॉम्बिनेंट एंड द अदर विल बी नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हमने इसको डाला तो अब दो बातें होंगी, या तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं,
तो ये तो एम्पिसिलिन से मर जाएगा। या ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कुछ में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा और कुछ में हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट जाएगा। जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट जाएगा उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, और जिसमें रिकॉम्बिनेंट जाएगा उसमें नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। आई होप यू कैन सी दिस, राइट। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट मोर क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें होंगी। लुक एट दिस, अब जिसमें एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है वहां लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा और लैक्टोज कलरलेस है, इस बैक्टीरिया की कॉलोनी आपकी कैसे दिखाई देगी? व्हाइट दिखाई देगी। जिसमें एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज को ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, उसकी कॉलोनी कैसे दिखाई देगी? ब्लू, बिकॉज इसकी कॉलोनी का कलर ब्लू होता है, सॉरी ग्लूकोज गैलेक्टोज का कलर ब्लू होता है। थस हम केवल कलर देखकर, बैक्टीरियल कॉलोनी के कलर को देखकर ये पहचान जाएंगे वेदर, राइट, it is containing the recombinant DNA or the non-recombinant DNA, right? So इसके साथ हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब जो एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ क्लोनिंग वेक्टर्स में, आपके एनसीईआरटी में एक स्पेशली पैराग्राफ है इस पर, क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स। ठीक है, इस पर एक पैराग्राफ है क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स। इसमें हम करते क्या है, हम ये क्या प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पहले आप इसका प्रिंसिपल समझ लो फिर टेक्निक बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने देखा, अब मेरी बात सुनिए, हमने देखा ये जो प्लांट्स होते हैं, से दिस इज प्लांट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। सो दिस इज माय प्लांट्स एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक दिस, ये मेरा प्लांट है। बहुत सारे बैक्टीरिया प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं और इनमें डिजीज कॉज करते हैं। There are many bacteria which infect plants. These bacteria they infect plants and they cause disease in them. Obviously, अगर ये बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, तो दिस मस्ट बी ड्यू टू सम जीन प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। कोई जीन की वजह से होगा। ये जीन है, जो जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से प्लांट्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। हमने क्या सोचा, अगर हम अपना यूजफुल जीन, कोई काम का जीन को इस खराब जीन, जो बैक्टीरिया का खराब जीन है, पैथोजेनिक जीन है जिसकी वजह से प्लांट मरता है, उसमें अगर हम अपना कोई यूजफुल जीन डाल दें तो ऑब्वियसली इसका जीन क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा और रादर इसमें हमारा यूजफुल जीन ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम इस बैक्टीरिया को नॉर्मली प्लांट में इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया प्लांट के हर एक सेल में जाएगा, पर यहाँ हर एक सेल में जाकर ये अपने पैथोजेनिक जीन को एक्सप्रेस नहीं करेगा, रादर जो हमने यहाँ पर अपना यूजफुल जीन रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर में ये पैथोजेनिक जीन को लिया और यहाँ पर हमने अपने यूजफुल जीन को इंसर्ट किया। अब बैक्टीरिया तो प्लांट में गया, वो बैक्टीरिया प्लांट के हर एक सेल में जाकर मल्टीप्लाई करेगा और अपने जीन को एक्सप्रेस करेगा, पर यहाँ पर पैथोजेनिक जीन को एक्सप्रेस करने की जगह मेरा यूजफुल जीन एक्सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से गुड जीन्स एंड देयर प्रोडक्ट्स विदाउट मच एफर्ट्स ये प्लांट के हर एक सेल में चला जाएगा। ठीक, ऐसा हमने दिमाग सोचा, अगर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इस बैक्टीरिया का मैं नाम बता रही हूँ। देखा गया है इस बैक्टीरिया में एक ऐसा जीन है जिस जीन को हम लोग टीआई जीन बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स में ट्यूमर कॉज करता है, राइट। ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये प्लांट्स में ट्यूमर कॉज करता है, यानी कि प्लांट्स में अगर ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाए तो ट्यूमर कॉज करके प्लांट को हार्म करता है, उसको किल कर देता है, राइट। इस जीन को हम लोग कहते हैं टीआई जीन बिकॉज इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। टी हियर इज फॉर ट्यूमर, आई इज फॉर इंड्यूसिंग, सो वी कॉल दिस जीन एज टीआई जीन। हमने क्या सोचा, इस टीआई, दिस जी आई हैव रिटन इट, दिस इज द ट्यूमर कॉजिंग जीन, सो वी कॉल इट एज टीआई जीन। हमने क्या किया, यहाँ पर इस टीआई जीन में हमने एक यूजफुल जीन को इंसर्ट कर दिया। जैसे हमने यूजफुल जीन को इंसर्ट कर दिया तो ये टीआई जीन इनएक्टिव हो गया, रादर यहाँ पर यूजफुल जीन इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट के बाद जो आपका डीएनए बनता है, आपको पता है इसको हम आरडीएनए बोलते हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ अनदर बैक्टीरिया। यहाँ पर वापस इसमें हमने वी टुक अनदर बैक्टीरिया, ये नहीं है इसको वापस हमने एग्रोबैक्टीरियम में नहीं डाला,
इसको हमने इस प्लाज्मिड को, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने एक दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। हमने निकाला किससे? एग्रोबैक्टीरियम से। और एग्रोबैक्टीरियम के ट्यूमर कॉजिंग जो जीन है, टीआई जीन है, इसको हमने इनएक्टिव कर दिया बाय इंसर्टिंग अ गुड जीन। और इस रिकॉम्बिनेंट जीन को हमने इंसर्ट किया इनटू अनदर बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के माध्यम से हमने इस गुड जीन को किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया? प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी वजह से हुआ क्या? प्लांट में ट्यूमर तो हुआ नहीं, बल्कि ये गुड जीन एक्सप्रेस करने से प्लांट की हेल्थ एंड लाइफ आपकी इंप्रूव कर गई। See this, the tumor inducing plasmid, this is the TI gene, कौन से बैक्टीरिया का? Agrobacterium tumefaciens, has been made non-virulent. Non-virulent मतलब पहले ये जानलेवा था, अब उसको नॉन जानलेवा बना दिया गया। कैसे? By deleting the part that is responsible for its virulence. वो जीन जिसकी वजह से प्लांट्स मरते थे उसको हमने डिलीट कर दिया, रादर वहां पर एक फॉरेन जीन ऐसा इंसर्ट किया। ठीक, this we inserted a foreign good gene there. The T gene thus becomes inactive. The recombinant or the cloning vector, ये जो हमारा recombinant बना, the cloning vector is now passed into a plasmid free bacteria. इसको हम एक ऐसे बैक्टीरिया में डालते हैं जिसका ये खुद का प्लाज्मिड नहीं है, and इस बैक्टीरिया को we allow it to infect the plant, ठीक है, either the entire plant or the plant in tissue culture stage. टिश्यू कल्चर स्टेज से मेरा मतलब क्या है, पहले आप समझ जाओ। होता क्या है, या तो हमने इस गुड जीन को डायरेक्टली प्लांट में डाल दिया, राइट, प्लांट में डाल दिया, या टिश्यू कल्चर में आपने पढ़ा है इन योर चैप्टर 1, 2, बहुत जगह आपने पढ़ा है, टिश्यू कल्चर में जो सेल्स होते हैं जिसको हम कैलस बोलते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। दीज आर टोटीपोटेंट। तो अगर आप यहां पर, ठीक है, दे कैन मेक एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर आप ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टिश्यू कल्चर के सेल में बनाओगे तो जब ये टिश्यू कल्चर में प्लांटलेट बनाएगा, एक छोटा प्लांटलेट बनाएगा, ये ऑटोमेटिकली ये गुड जीन इस प्लांट के हर एक सेल में चला जाएगा, क्योंकि आपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें इंट्रोड्यूस किया है? एट द कैलस स्टेज इंट्रोड्यूस किया है, जब आपका सेल्स टोटीपोटेंट होता है। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हर एक सेल में चला जाएगा, और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा इसके हर एक सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाता चला जाएगा, जिसकी वजह से दिस अ वेरी गुड जीन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर प्लांट। हो गया? अब हम क्या करेंगे? This plasmid with the desired gene, हमने कहा था, we will get inserted into all the parts of the plant. This good gene will express Agrobacterium tumefaciens. तो ये आपका खत्म हो गया। नॉर्मली देखा गया था कि Agrobacterium tumefaciens जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली डाइकॉट प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करता है। मैं क्या बता रही हूँ आप फिर से देखो, ये Agrobacterium tumefaciens मेरा बैक्टीरिया है, ये खराब बैक्टीरिया, इसके पास एक खराब जीन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, जो डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और उसमें ट्यूमर कॉज करता है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन में एक गुड जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया और इस बैक्टीरिया को नॉर्मली प्लांट में इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया। एंड स्टडीज ने क्या बताया कि जब हम इसको गुड जीन से रिप्लेस कर देते हैं एंड इसको, इस गुड जीन, रिकॉम्बिनेंट जीन को एक दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, आपको पता है दूसरे बैक्टीरिया में इस रिकॉम्बिनेंट को डाला जाता है, ये बैक्टीरिया न केवल डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है बल्कि ये मोनोकॉट प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और इसका एडवांटेज क्या है? द गुड जीन कैन बी पास्ड नॉट ओनली टू द डाइकॉट प्लांट्स, इट कैन आल्सो बी पास्ड टू द मोनोकॉट प्लांट्स। समझ में आई बात? फिर से बता दें, एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, ठीक, इसके पास एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, ये नेचुरली डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसके पार्ट्स में ट्यूमर कॉज करता है। हमने उसके ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को रिप्लेस कर दिया बाय अ गुड जीन और उस बैक्टीरिया को छोड़ दिया प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए। प्लांट के हर एक सेल में बैक्टीरिया गया, बट इस बार खराब जीन लेकर नहीं गया, अच्छा जीन लेकर गया, जिससे प्लांट को फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, अच्छे जीन का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मिला जो प्लांट के लिए फायदेमंद हुआ। हम इसको डालते कैसे हैं? द जीन इज टेकन आउट, ठीक है, इसमें गुड जीन इज, द प्लाज्मिड इज टेकन आउट, गुड जीन इज एडेड एंड देन द रिकॉम्बिनेंट इज पास्ड टू अनदर बैक्टीरिया, नॉट टू एग्रोबैक्टीरियम, एंड द बैक्टीरिया इज अलाउड टू इन्फेक्ट द प्लांट। नॉर्मली क्या देखा गया था
कि एग्रोबैक्टीरियम केवल डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, बट द बैक्टीरिया कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन इन्फेक्ट बोथ द डाइकॉट प्लांट एज वेल एज द मोनोकॉट प्लांट। Thus the good gene can be transferred to both the monocot as well as the dicot plants. So you now know how we are using cloning vector for plants. इसमें मैं एक चीज बता दूं, आपके एनसीईआरटी में एक चीज और लिखा हुआ है जो मैं एनसीईआरटी डिस्कशन में बताऊंगी। केवल हमें ये चीज यहाँ के लिए स्ट्राइक नहीं किया, हमें इवन एनिमल्स के लिए स्ट्राइक किया। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। You know that there is a virus called as say HIV virus, right? This is HIV virus which causes AIDS in us, in human beings. This will cause AIDS in human beings, ठीक है, जिसकी वजह से the humans they normally die. Obviously, अगर HIV is causing AIDS in human beings, it must be due to some gene. It must be due to some lethal gene. इसके पास कोई lethal gene है जिसके एक्सप्रेशन से हम मर जाते हैं। हमने क्या सोचा, क्यों ना हम अगर हम ऐसा कर सकें कि गुड जीन को हम इस HIV के वायरस में एक गुड जीन को हम इंट्रोड्यूस कर देते इन प्लेस ऑफ दिस लीथल जीन, और अगर उसके बाद हम HIV को नॉर्मली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं तो ह्यूमंस डाई नहीं करेंगे, दे विल नॉट डाई, रादर दिस जीन, गुड जीन विल एनहांस देयर लाइफ, ऐसा हमने सोचा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दो वी हैव नॉट यूज्ड इट in this case with human beings, but we are definitely using it। वैसे पैथोजेनिक इसको हम लोग कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड क्यों बोल रहे हैं? इसको निहत्था कर दिए हम। ये पैथोजन था, ये मुझ में बीमारी कॉज करता था, पर इसको हम निहत्था कर दिए। कैसे? क्योंकि इसका जो वायरुलेंट जीन है इसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय अ हेल्दी जीन। तो उसके पास बंदूक तो है पर बंदूक में गोली नहीं है, यानी कि उस पास जीन तो है पर पैथोजेनिक जीन नहीं, अच्छा जीन है जो हमारे लिए खराब करने की जगह अच्छा करता है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिसका आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल, नॉर्मली उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग, क्योंकि वो हमारे बॉडी में जाता है, पहले आरएनए से डीएनए बनाता है हमारे देन पहले हमारे सेल में जाता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, फिर डीएनए को इनकॉर्पोरेट करता है। ये हम पढ़ाएंगे आपको आगे जाकर, आप इसमें मेस मत होइए। बट मेरा ये कहने का मतलब है एक्चुअली हम ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वैसे जिसका आरएनए जीनोम है, ताकि उससे गुड जीन्स को ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस किया जा सके, राइट? सो विद दैट द टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर कम्स टू एन एंड। और अब हम जाएंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आज आपको बोला था पढ़ाऊंगी, दैट इज हाउ टू मेक द होस्ट कंपीटेंट। नाउ मेकिंग द होस्ट कंपीटेंट से मेरा मतलब क्या है, सुनिए। हमने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, वेरी गुड, हमने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक होस्ट में, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल में इसको इंट्रोड्यूस करना है। ये तो इसका खुद का डीएनए, इसमें इंट्रोड्यूस करना है। नॉर्मली रिकॉम्बिनेंट डीएनए इतनी और आपको पता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम नॉर्मली ऐसे बैक्टीरिया में डालते हैं जिसका ये ओरिजिनल प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, जिसका ये ओरिजिनल प्लाज्मिड नहीं। तो ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी से इस डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? फॉर टू रीजन। वन, एक तो ये इसका खुद का डीएनए, इट इज नॉट इट्स ओन डीएनए, सेकेंडली, ठीक है, सेकेंड आपको पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आप जैसे जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्लाज्मिड का साइज बड़ा हो जाता है। तो साइज बड़ा होने की वजह से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाना मुश्किल हो जाता है। सो द सेकेंड इज द साइज ऑफ द आरडीएनए इज बिग, ठीक है, आरडीएनए का साइज विल आल्सो इज कमिंग एज अ प्रॉब्लम। पर इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं कलर पे चेंज करके आपको बताऊं, दैट इज डीएनए इज बेसिकली हाइड्रोफिलिक इन नेचर। इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप बोलोगे मैम ये कौन सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये बेटा कि आपको पता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड यू नो दैट द लिपिड इज हाइड्रोफोबिक, ठीक, द लिपिड इज हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक, द डीएनए इज हाइड्रोफिलिक। तो एक हाइड्रोफिलिक चीज को हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम आर पार कैसे ले जाए, हाउ टू टेक इट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो वही बता रहे हाउ डू वी मेक दिस होस्ट, दिस इज द होस्ट,
the bacteria here is the host. How to make this host competent? Competent मतलब ready to take this rDNA. ये rDNA को लेने के लिए कैसे इसको competent हम बनाते हैं? That is the next topic that I am actually going to teach you right now. So let us come here. What is competence? Competence is the ability to pick up genes and plasmids from outside. राइट ये हमारा बैक्टीरिया है, ये बाहर के डीएनए या प्लाज्मिड को ले सके, सक्षम। कंपीटेंस का मतलब होता है सक्षम, दैट इज कॉल्ड एज कंपीटेंस। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, ठीक, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज हाइड्रोफोबिक। कंपीटेंस हम कैसे डेवलप करते हैं? हम आपको 4 मेथड बताएंगे कंपीटेंस डेवलप करने का। द फर्स्ट मेथड इज, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सबसे पहले ये जो होस्ट है हमारा, इसको हम कंपीटेंट बना रहे हैं ना, सबसे पहले वी ट्रीट इट विद कैल्शियम आयन। जैसे हम इसको कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं, द कैल्शियम अलाउज दिस प्लाज्मिड टू अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। सबसे पहले तो दोनों रिपेल कर रहे थे, एक कैसा है हाइड्रोफिलिक, एक कैसा है हाइड्रोफिलिक फोबिक, दोनों पास ही नहीं आ रहे थे। कैल्शियम कम से कम उसको लाकर धीरे से मेम्ब्रेन के ऊपर में प्लेस कर देता है। बाय ट्रीटिंग द होस्ट विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम, तो पहले हम इसको कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। शॉक ट्रीटमेंट में हम करते क्या है, पहले वी प्लेस दिस बैक्टीरिया, ये मैं बैक्टीरिया बना दूं, फर्स्ट वी प्लेस दिस बैक्टीरिया इन 0 डिग्री यानी कि बहुत ठंड, देन वी प्लेस इट एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ये जो जिस पेट्री डिश में ये प्रेजेंट है, पहले इस पेट्री डिश को हम आइस में रखते हैं, यानी कि इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री कर देते हैं, फिर हम इसको हीट देते हैं, राइट, इसको हम 42 डिग्री टेम्परेचर पर लेके जाते हैं और फिर इसको हम आइस पे रखते हैं। अगेन वी कीप इट ऑन आइस, दैट मींस 0 डिग्री टेम्परेचर। ये जो हम बैक्टीरियल सेल को 0 डिग्री 42 डिग्री 0 डिग्री देते हैं, तो टेम्पररी क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो लिपिड का बना है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेम्पररी थोड़ा खुल जाता है। यहाँ से खुल जाने की वजह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका आसानी से अंदर चला जाता है। गॉट इट? आप इस बैक्टीरिया को लेते हैं, उसको 0 डिग्री 42 डिग्री 0 डिग्री, इस पहले तो कैल्शियम आयन से डीएनए को उसके ऊपर चिपका दिए, फिर इस टेम्परेचर से थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे टेम्परेरी लिपिड्स अलग हो जाते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर चला जाता है, ठीक। कैल्शियम आयन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है अटैचमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ओवर द रिसेप्टर सेल्स ऑफ द सेल वॉल, देन द सेल वॉल इज इंक्यूबेटेड ऑन आइस followed by shock, then again we put it on ice, the foreign DNA then passes and enters into the cell, ठीक है। This is one method। और भी methods हैं और ये आता है very important question, other methods by which the recombinant DNA can be passed into plant cell and animal cell। जो पिछले वाला ट्रीटमेंट था that was mainly for bacterial cell, right? Plant cell and animal cell में recombinant DNA डालने के मेजर टेक्निक्स ये 3 है, राइट। ये 3 टेक्निक्स क्या है, चलिए एक एक करके बताते हैं। पहले माइक्रो इंजेक्शन, इस केस में कर क्या रहे, ये एनिमल सेल्स के लिए यूज होता है। ये सपोज एनिमल सेल है, हम एक बहुत पतला टिप का इंजेक्शन लेते हैं और इस इंजेक्शन में हम आरडीएनए को डालकर अंदर डायरेक्ट, ठीक है, इस इंजेक्शन से हम इसको डायरेक्ट ऐसे अंदर घुसा देते हैं। यू कैन सी दिस, आई एम यूजिंग अ माइक्रो इंजेक्शन और इस इंजेक्शन से हम एनिमल सेल में, इसको याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन आता है एनिमल सेल में किसको यूज करते हैं, प्लांट को किसने, एनिमल सेल में हम इंजेक्शन से क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है, आराम से आपके स्किन में भी देखिए ना, आराम से आपका इंजेक्शन चला जाता है, ठीक। Micro injection, by this process the recombinant DNA is directly injected in the animal cell by means of very thin tip injections called as micropipettes। देखो यहाँ लिखा है, it is called as micropipettes। हो गया। Now second is the particle gene or the ballistic gun। इस मेथड में क्या करते हैं, हम इसमें डालते हैं मेनली प्लांट्स में, क्यों, क्योंकि आपको पता है प्लांट में बाहर में सेल वॉल है, ठीक है, तो अंदर को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजना उतना आसान नहीं होगा। सो ये मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एक स्पेशल टाइप का गन आता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉयलिस्टिक गन।
उस गन में हम लोग जो पेलेट्स होते हैं ना, गन में जो गोलियां होती हैं उसमें इसको चिपका देते हैं और इसको यहाँ पर डालते हैं। तो जब ये पेलेट अंदर जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका अंदर चला जाएगा। आप बोलोगे मैम ये कौन सा मेथड है? हम आपको जैसे एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं। जस्ट हम कितनी बार जब कान में छिदवाते हैं ऊपर में, तो एक गन टेक्निक से भी होता है। वो करता क्या है, वो एक कान की बाली को एक गन जैसे में डालकर खटाक से मारता है, बाली आर पार चल जाती है, पीछे से पेच लगा देता है, राइट, स्क्रू लगा देता है। सिमिलरली बहुत छोटे गन्स होते हैं, उसके पेलेट्स बहुत माइक्रो होते हैं। इन दिस मेथड माइक्रो पार्टिकल्स, जो पेलेट होते हैं, जो गोली होती है, वो बहुत माइक्रो होती है, ठीक। और वो गोली हम किसका बनाते हैं? गोल्ड या टंगस्टन का। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। बॉयलिस्टिक गन मेथड, पार्टिकल और जीन और बॉयलिस्टिक गन मेथड में जो आपकी गोलियां होती है, दैट मींस द जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या चीज के बने? गोल्ड के, ठीक। उसको हम लोग डिजायर्ड जीन से कोट कर देते हैं। तो ये आपका गोल्ड या टंगस्टन का बना हुआ गोली है जिसपे आपने कोट कर दिया अपने आरडीएनए को, ठीक है, और आप मारते हैं, ये सेल वॉल को भेदता हुआ अंदर चला जाता है, ठीक, विद ग्रेट वेलोसिटी। दिस इज सुटेबल फॉर प्लांट्स बिकॉज दे हैव सेल वॉल, ठीक है। 2 में 3 हो गया। पहला बताए थे शॉक ट्रीटमेंट, दूसरा बताए माइक्रो इंजेक्शन, थर्ड बताए बॉयलिस्टिक गन, फोर्थ डिसआर्म पैथोजन जो अभी भी पढ़ाए। डिसआर्म पैथोजन मतलब आप इस पैथोजन के गुड जीन को, बैड जीन को रिप्लेस कर दो बाय गुड जीन और उसको नेचुरली डाल दो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक। सो वो आराम से प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और हर एक सेल में आपका गुड जीन ले जाएगा। Another method is disarm pathogen, which allows to infect the cell and transfer the recombinant DNA into the host. Is that clear? So these are the methods, 4 methods by which it is made competent, very important for your board exams and equally important for your medical exam. Before I wind up this chapter, as I always do, very quickly we'll see what is there in your NCERT. So please open page 200 of your NCERT. ये जो आपका first paragraph है, This is all about your insertional inactivation. देखिए insertional inactivation में थोड़ा मैं NCERT बड़ा कर दूं। Insertional inactivation में मैंने क्या कहा था कि जब आप एंटीबायोटिक्स की मदद से when you try to find out the recombinant, the process is very cumbersome. Question आएगा why? Because it requires simultaneous plating on 2 plates having 2 different antibiotics. यहाँ आपको 2 प्लेट में साइमल्टेनियसली प्लेट करना पड़ता है, एक में आपको टेट्रासाइक्लिन, एक में एम्पिसिलिन, so that makes it cumbersome. Therefore, an alternative method, selectable marker, was developed. What was this? We took which differentiate the recombinant from the non-recombinant on their ability to produce color in presence of a chromogenic substrate. यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दिस इज कोडेड बाय, आई टोल्ड यू, द जेड जीन, ठीक है, जो आपने लैकोप्रोन में पढ़ा था। दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ दिस जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, इट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड डज नॉट हैव एन इंसर्ट। दैट मींस अगर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो ब्लू कलर का कॉलोनी बनेगा। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, दैट मींस रिकॉम्बिनेंट में what will happen? The beta galactosidase gene will get inactivated and as a result that will not produce any color. ठीक है? So in this paragraph you have studied about insertional inactivation. Then I told you about some cloning, vectors for cloning genes in plants and animals. मैंने आपको बताया था, you will be surprised to know that transferring gene into plants and animals from bacteria and viruses have been known for ages. हमें एजेस से पता है कि बैक्टीरिया अपने जीन्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स में डालते हैं टू इन्फेक्ट देम, ठीक। दिस इज हाउ दे डिलीवर एंड ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और द वायरस वांट्स। सालों से ऐसा चला आ रहा है कि बैक्टीरिया एंड वायरस यूकैरियोटिक सेल को इन्वेड करते हैं और उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैं जैसे बोलूं वैसे काम करो, राइट। तो कहता है, इसका एक एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जो बहुत सारे डाइकॉट प्लांट का पैथोजन है। ये डिलीवर करता अ पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड एज टीडीएनए। मैंने कहा था ये डीएनए ट्यूमर कॉज करता है, इसलिए टीडीएनए कहते हैं, जो प्लांट सेल में ट्यूमर कॉज करता है एंड प्लांट सेल को डायरेक्ट करता है कि वो ट्यूमर को प्रोड्यूस सारे वैसे केमिकल्स बनाए जो इस ट्यूमर को बनाने में मदद करें। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे रेट्रोवायरसेस हैं
जो हमारे एनिमल्स में नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल में बदलते हैं। ठीक, अगर हमें उनके जीन्स की एंड द आर्ट ऑफ डिलीवरी को अगर हम समझ सके, ठीक, कैसे वो यूकैरियोटिक सेल में डालते हैं, इसका हमें नॉलेज आ सके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको टूल्स जैसे यूज कर सकते हैं टू डिलीवर गुड जीन्स, दैट इज जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इन ह्यूमंस। इसमें कह रहा है द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हम मॉडिफाई कर देते हैं ताकि अब इसको हम वेक्टर जैसे यूज कर सके। इसके वजह से दे आर नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस जो कैंसर कॉज करते थे, इसको हमने डिसआर्म कर दिया, वहां पर एक यूजफुल जीन डालकर उसको डिसआर्म कर दिया, सो दैट वी कैन यूज इट टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स, राइट। तो ये कह रहा है इसमें क्लोनिंग वेक्टर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लास्ट टॉपिक जो आज मैंने आपको पढ़ाया पेज 200 के लास्ट पैराग्राफ में है हाउ टू मेक द होस्ट कंप्लीटेड, दैट मींस हाउ टू अलाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है पहले आपको बताना होगा, तो मैंने भी आपको बताया था डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है। तो अब कैसे फोर्स करें बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए, उसको पहले कंपीटेंट बनाना पड़ता है। दिस वी डू फर्स्ट बाय ट्रीटिंग इट विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट आयंस लाइक कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से एफिशिएंसी एंटर करने की बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद द बैक्टीरिया what do we do? The recombinant DNA is forced into such cells। ठीक है, कैल्शियम की वजह से पोर्स बन जाता है, उसको हम फोर्स करते हैं by incubating it on ice, then at 42 डिग्री, then back in rice, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आपका अंदर ले लेता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, अदर वेज टू इंट्रोड्यूस इज, वन इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, बट दिस टाइम इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। यहाँ साइटोप्लाज्म में नहीं, सीधे एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देते हैं डीएनए को। ये मेरा एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपका डीएनए, इसमें जो फॉरेन डीएनए में डालना है, इंजेक्शन से हम डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर उस फॉरेन डीएनए को डाल देते हैं। अनदर मेथड, ये किसके लिए, एनिमल सेल्स के लिए। अनदर मेथड, अब इस बार ये मेथड किसके लिए बता रहे, हम आपको प्लांट्स के लिए बता रहे। दिस सेकंड मेथड इज फॉर द प्लांट्स। प्लांट का क्योंकि सेल वॉल होता है तो उसको हम बम्बार्ड करते हैं विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, जो ये पार्टिकल किसके बने, गोल्ड एंड टंगस्टन के, और जो गन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक और जीन गन बोलते हैं। एंड थर्ड मेथड जो मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजेंस, राइट। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एनसीईआरटी डिस्कशन ऑन द टॉपिक्स आई टॉट यू टुडे। विद दैट हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, एंड हमारा हाउ टू मेक द सेल कंपीटेंट कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट, एक बार फिर से पढ़ लेना। If you really found it useful, as I always say, please do like, put your comments, share with your friends, subscribe if you are new, and in my next lecture हम इससे आगे पढ़ेंगे। Till then, as I always say, take care of yourself, goodbye and good luck.